Welcome friends, myself Chhatri sir. Today we are going to discuss surface chemistry of class 12th. Friends, be positive, be motivated and remain alert during the lecture. Students, ये जो surface chemistry है वैसे तो ये physical chemistry की ब्रांच है. It belongs to physical chemistry, परंतु ये टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है. ये टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है. इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है. और यहाँ पे अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे तीनों में इसमें इंक्लूड होंगे. कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन भी हैं, कुछ जेई के भी हैं, कुछ नीट के भी हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है जो कि आपको बोर्ड के अलावा जेई के या नीट के क्वेश्चन को क्रैक करने में डिफिकल्टी है. क्लियर? ये चैप्टर है तो थ्योरेटिकल, परंतु ये पूरी तरह से रटने का चैप्टर नहीं है. तो एक तो आपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए कि ये चैप्टर रटने का है. ये चैप्टर समझ के याद करने का है. अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इसकी काफी डेफिनेशन अपने आप फ्रेम करके भी लिख सकते हैं. लेकिन कुछ डेफिनेशन है जो स्टैंडर्ड है, वो आपको याद ही करनी पड़ेगी. तो पहला चैप्टर अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो सरफेस केमिस्ट्री. एज द नेम सजेस्ट, सरफेस केमिस्ट्री मींस द फिनोमेना व्हिच अकर एट द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विल बी स्टडीड. द फिनोमेना व्हिच अकर एट द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. अब बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी होगी, व्हाई नॉट ऑन द सरफेस ऑफ गैसेस? बिकॉज गैसेस डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट surface, or they do not have a well defined surface. Means whenever we study surface chemistry, means the phenomena is related which occur on the surface of solid and liquid. अब surface chemistry के कई ऐसे common phenomena है डे टू डे लाइफ में जो कि अपन एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन अपन पता नहीं पाते कि सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट है, मान लिया उसका नाम है कीर्ति. अब कीर्ति फेशियल कराने जाती है किसी ब्यूटी पार्लर में. अब कीर्ति से पूछा गया वहां पे कि भाई जब आप वो फेशियल कराओगी तो मैडम आप क्यूकम्बर वाला कराओगी, पाइनएप्पल वाला कराओगी, लेमन वाला कराओगी? उसने कहा भाई मेरे तो पाइनएप्पल वाला कर दीजिए फेशियल. अब फेशियल जब पाइनएप्पल वाला करा गया तो आपको पाइनएप्पल का टेस्ट नहीं आया. ऐसा नहीं हुआ कि वो जो ब्यूटी पार्लर वाली आपका मेकअप करिए आपका पाइनएप्पल का टेस्ट ले रहा है, आपको पाइनएप्पल का टेस्ट नहीं आया. इसका मतलब वो फिनोमेना सरफेस पे हुआ, सो इट बिलोंग्स टू सरफेस केमिस्ट्री. फॉर अपन एक और एग्जांपल समझते हैं. कोई स्टूडेंट है मेहुल, वो गर्मियों में या धूप में कहीं बाहर जाता है. अब जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसको मतलब एक्सपीरियंस होता है कि उसके फेस पे बहुत ज्यादा गंदगी, डस्ट वगैरह इकट्ठी हुई है, लेकिन उसको कोई डस्ट का टेस्ट नहीं आ रहा है अपने मुंह में. अब वो जब घर पे आया तो उसने जब रुमाल से अपने फेस साफ करा तो उसने देखा कितनी डस्ट थी. मींस this phenomena has taken place on the surface, so it will be surface chemistry. अपन अपने स्कूटर में, कार में, मोटरसाइकिल में, साइकिल्स में जो लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं वो भी सरफेस फिनोमेना है. फ्रिक्शन को कम कर रहा है दो पार्ट्स के बीच में, मींस इट इज अ सरफेस फिनोमेना. बहुत सारे एग्जांपल है, वो आते जाएंगे, अपन डिस्कस करते जाएंगे सरफेस केमिस्ट्री. तो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब एंड लिक्विड. व्हाई नॉट ऑन द सरफेस ऑफ गैसेस? क्योंकि गैसेस में कोई डिस्टिंक्ट सरफेस नहीं है. क्लियर? दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड सरफेस. मींस वी विल स्टडी द प्रोसेस व्हिच अकर एट द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. क्लियर? तो इसको अपन क्या कहेंगे? सरफेस केमिस्ट्री. इसको अपन किसमें हेडिंग में पढ़ेंगे? सरफेस केमिस्ट्री. इसमें जो प्रोसेस आएंगे वो मेनली कौन से होंगे? बहुत सारे, लेकिन मेनली होंगे एडसॉर्प्शन, कैटालिसिस, कोलॉइड्स, क्रिस्टलाइजेशन एटसेट्रा. क्लियर? प्रोसेस मेनली होंगे इसमें एडसॉर्प्शन. अब आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया, मैंने प्रोसेस आपको एडसॉर्प्शन बोला है, एब्जॉर्प्शन नहीं बोला है. हियर द वर्ड इज डी नॉट बी.
तो इट इज एडजॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन। और अपन जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पूरा चैप्टर है एडजॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? एडजॉर्प्शन के बारे में। एंड एडजॉर्प्शन जो है टोटली सरफेस फिनोमेना है। कैसे वही अपन पढ़ते हैं। तो हाउ वी विल डिफाइन द टर्म एडजॉर्प्शन, हाउ वी विल डिफाइन द टर्म एडजॉर्प्शन। अब आप देखिए अपन एडजॉर्प्शन को डिफाइन कैसे करेंगे। अब आप डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। देयर इज एक्यूमुलेशन or attraction of molecular species on the surface of liquid or solid by some forces. There is an accumulation or attraction as well as retention of molecular species on the surface of solid and liquid rather than bulk. अब फिर बच्चों की क्वेरीज आएगी, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बल्क। बल्क का मतलब ये हुआ कि ये सरफेस है किसी सॉलिड की या किसी चौक की सरफेस मान लो। अब यहां पे कुछ पार्टिकल सरफेस पे आए हैं और बल्क में या तो आए नहीं और आए भी है तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। नाउ दिस इज एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना वेयर देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन द सरफेस and retention of their molecular species by some attractive forces. It is known as adsorption. Clear? अब आप अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि जब एक्यूमुलेशन हो रहा है स्पीशीज का तो कुछ फोर्स होगा, बिना फोर्स के एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता है, और जब फोर्स होगा तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। मींस द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और heat is released in the process, or heat is released in the process. अब एड्सॉर्प्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है, आप ध्यान से समझिए। ये सॉलिड की सरफेस है, इस पे सपोज कुछ गैस के पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है, लेकिन उनमें से कुछ पार्टिकल इस पे अट्रैक्ट हो गए या एक्यूमुलेट हो गए। दिस इज एड्सॉर्प्शन। अब इस सरफेस को तो कहते हैं एडसॉर्बेंट, और जो पार्टिकल एडसॉर्ब हुए उनको कहेंगे एडसॉर्बेट। तो अब अपने डेफिनेशन के लिए दो वर्ड और आ गए, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट। तो व्हाट इज एडसॉर्बेंट? द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, नॉट गैसेस, द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड where the accumulation of molecular species has taken place. So this is adsorbent, and the species which has accumulated on the surface of solid and liquid is known as adsorbate. It is known as adsorbate. Clear? तो adsorbent जिसकी surface पर adsorption हुआ है, adsorbate जिसका adsorption हुआ। Clear? फिर easy example अपन ने फर्स्ट पे इंक गिर गई, तो फर्स्ट तो क्या हो गया? एडसॉर्बेंट, और अपनी इंक क्या होगी? एडसॉर्बेट। क्लियर? मींस देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन द सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक है, बाय सम फोर्सेस। कौन से फोर्सेस होंगे वो डिटेल में आ गया है, ठीक है। जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो रहा है दैट इज एडसॉर्बेंट, और जिसका एडसॉर्प्शन हो रहा है वो एडसॉर्बेट, एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज एडसॉर्प्शन। Whole process is known as adsorption. Clear? अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर what is the difference between adsorption and absorption? What is the difference between adsorption and absorption? इसका मैं आपको बहुत easy example बताऊंगा। अपन ने एक ब्लू कलर की इंक में व्हाइट चॉक को डिप करा और डिप करके निकाल लेते, और अपन चॉक को तोड़ते हैं अंदर से। चॉक को अपन ने पीस कर दिया, कुछ तोड़ा, तो अपन ने देखा कि जो ब्लू कलर था वो चॉक की सरफेस पे है, लेकिन अंदर से चॉक क्या व्हाइट ही है। मींस ब्लू कलर हैज बीन एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चॉक। दिस इज एन एब्सॉर्प्शन। दिस इज एन एब्सॉर्प्शन। अब मैं एब्सॉर्प्शन पे आ रहा हूं, इसी एग्जांपल से एब्सॉर्प्शन भी थोड़ा आपके क्लियर हो जाएगा। अब अपन देख रहे हैं, जब अपन ने चॉक स्टिक को ऑब्जर्व किया है तो अपन ने क्या देखा कि ब्लू कलर सरफेस पर है, ब्लू कलर अंदर नहीं है। इसका मतलब ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ, अंदर से चॉक सफेद है, लेकिन थोड़ी बहुत गीली भी हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत गीली भी हो गई है।
इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्लू कलर था वो तो चौक की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जब पानी के पार्टिकल थे वो चौक के अंदर भी चले गए, मींस पानी के पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन हो गया, पानी के पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन हो गया। मींस इस केस में दोनों फिनोमिना हो रहे हैं, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? ब्लू कलर के पार्टिकल का तो चौक की सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन, परंतु पानी के पार्टिकल का चौक के अंदर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मींस इन दिस केस adsorption and absorption both has taken place, and such a process is known as sorption. अब फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया sorption. What is sorption? When adsorption and absorption both take place simultaneously, then it is known as sorption. Adsorption is only on the surface, bulk में नहीं होगा। बल्क का मतलब मेन जो अंदर वाला पार्ट है उसमें नहीं होगा। जैसे उसको बल्क को आप एक बार और समझ लीजिए, पानी की कोई बाल्टी है, ये पार्टिकल है पानी, क्लियर? अब ये वाला जो है ना, ये तो सरफेस कहलाएगी, और ये बाकी सब क्या कहलाएंगे, बल्क। बल्क का मतलब जो पूरा अंदर वाला सरफेस, और ये खाली सरफेस कहलाएगी, क्लियर? तो सरफेस पे हो रहा है वो सरफेस फिनोमिना, जो बल्क पर हो रहे हैं वो एड्सॉर्प्शन है, बल्क फिनोमिना। मींस अब अपन डिफरेंस पे आते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए आप, सरफेस पे हो रहा है सिर्फ सरफेस फिनोमिना, ये सिर्फ ये बल्क में हो रहा है, बल्क फिनोमिना। नंबर 2, नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तीसरा डिफरेंस, पहले तो दो आपको बिल्कुल क्लियर है, वो सरफेस फिनोमिना वो बल्क फिनोमिना है, नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा, इनिशियली फास्ट होता है देन डिक्रीजेस स्लोली, परंतु एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस विद यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म स्पीड। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये इनिशियली फास्ट होता है फिर स्लो हो जाता है, बहुत अच्छा सुनिए आप। फिर एग्जांपल बहुत इजी, ये कोई मेटल की सरफेस है, अब एक गैस के कुछ फ्री पार्टिकल्स हैं यहाँ, अब गैस के फ्री पार्टिकल्स मेटल की सरफेस पे एब्जॉर्ब होना शुरू किया, तो शुरू में बहुत सारी सरफेस एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है, कुछ पार्टिकल यहां चिपक गए, कुछ पार्टिकल यहां चिपक गए, कुछ पार्टिकल यहां, कुछ यहां। अब मेटल की सरफेस जो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल थी उसकी जगह कम हो गई है, उसकी सरफेस एरिया कम हो गई है, तो पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन भी अब कम होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अब ये पार्ट क्लियर आपसे? तो इनिशियली फास्ट देन डिक्रीजेस स्लोली, लेकिन एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म स्पीड से होता है क्योंकि बल्क फिनोमिना सब जगह फैल रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ऑलवेज टेक प्लेस विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो अपन ने जो पॉइंट पढ़े उनका अपन 4-5 पॉइंट है, उनको पहले अपन वापस से रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाए। आपको इनके ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में नोट्स वर्कशीट भी दी जाएगी, लेकिन अभी आप अपने आप कुछ डेफिनेशन लिखने की कोशिश करिएगा। पहला, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? Adsorption is a surface phenomena where there is attraction as well as accumulation of molecular species as well as retention of molecular species on the surface with some attractive forces is known as adsorption. Adsorption में क्या होता है, जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको तो अपन कहते हैं एड्सॉर्बेंट। The surface on which adsorption has taken place is known as adsorbent, और जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो एड्सॉर्बेट। क्लियर? आगे समझे? मैंने आपको बताया फर्स्ट पे मैंने इंक गिरा दिया, फर्स्ट क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट, फर्स्ट क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट, इंक क्या होगी, एड्सॉर्बेट। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? एड्सॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज अ bulk phenomena where there is a accumulation of molecular species in the bulk rather than surface। मतलब बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा, बल्क का मतलब सब जगह, सरफेस पे कंसंट्रेशन या तो बहुत ही कम है या नेग्लिजिबल है, तो इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। फिर अपन ने एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़ लिया। तीसरा,
When adsorption and absorption both take place simultaneously, then is known as sorption. Then it is known as sorption. क्लियर? आप इसको देखिए, एक और मैं एग्जाम्पल बोर्ड पे बता रहा हूं, उससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा. क्लियर? एब्सॉर्प्शन, बल्क फिनोमेना. यहां पे मैंने सरफेस पे पार्टिकल नहीं दिखाया, लेकिन सरफेस पे कुछ पार्टिकल हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे. यहां पे मैंने बल्क में पार्टिकल नहीं दिखाया, लेकिन बल्क में कुछ पार्टिकल हो सकता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होंगे. यहां पे इधर भी इधर भी. नाउ इट इज सॉर्प्शन. तो व्हेन देयर इज अ bulk phenomena, absorption, surface phenomena, adsorption, both adsorption and absorption take place simultaneously, then it is known as sorption. Then it is known as sorption. अब अपन कहते हैं कि जब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे अपन ने मान लिया कि सॉलिड की सरफेस पर कुछ गैस एड्सॉर्ब होगी. अब जब गैस एड्सॉर्ब होगी तो देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्सेस. देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्सेस. बिना अट्रैक्टिव फोर्सेस के एड्सॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल. अट्रैक्टिव फोर्सेस के बिना एड्सॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है. these forces between adsorbent and adsorbate decide the type of adsorption. The forces between adsorbent and adsorbate decide the type of adsorption. वही अपन पढ़ेंगे. फोर्सेस वीक भी हो सकता है, फोर्सेस स्ट्रांग भी हो सकता है. फोर्सेस वीक भी हो सकता है और फोर्सेस स्ट्रांग भी हो सकता है. अब उसी के बेस पे अपन कहेंगे फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. इट इज फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. अब ध्यान से देखिएगा. पहला अपन फोर्सेस के बेस पे पढ़ रहे हैं. फोर्सेस, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल. फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट है उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, बट दे आर हेल्ड बाय सम फोर्सेस. दे आर हेल्ड बाय सम फोर्सेस मींस फोर्सेस जो है वो है वीक वंडर वॉल फोर्सेस. केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट में रिएक्शन हो गई. मान लो अपना फर्स्ट जो है मेनली मार्बल का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, मैंने उसमें कोई एसिड डाल दिया, केमिकल रिएक्शन. मींस इन केमिकल एड्सॉर्प्शन strong chemical bond. Strong chemical bond. अब थोड़ा ध्यान दीजिए. आप मान लो दो गर्ल्स में बहुत ज्यादा दोस्ती है, पहले बताया था आपको, बहुत ज्यादा दोस्ती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो बातचीत ज्यादा करेंगे कम ज्यादा. फोर्स स्ट्रांग है, अट्रैक्शन ज्यादा है, बातचीत ज्यादा करेंगे तो एनर्जी कम रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, थक जाएंगी, एनर्जी कम होती जाएगी. मतलब अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी. लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. अब इसका मीनिंग क्या होगा भाई? एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन? अब ये ध्यान से देखिए. It is the energy or enthalpy released. अब डेफिनेशन या ध्यान सुनिए, यहाँ एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. It is the energy or enthalpy released when 1 mole of a gas is adsorbed on the surface of solid adsorbent or on the surface of metal, then it is known as enthalpy of adsorption. इसका मतलब क्या हुआ? जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें एनर्जी कम रिलीज होगी. कम रिलीज क्यों होगी? क्योंकि फोर्सेस वीक है. फिर वो इस एग्जाम में समझिए, दो स्टूडेंट हैं, उनमें अट्रैक्शन था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, बस हलो हाई करते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं. तो फिर भी जब वो हलो हाई कर रहा है, थोड़ी बहुत बात कर रहा है, तो एनर्जी तो रिलीज हो रही है लेकिन कम रिलीज हो रही है. फोर्सेस स्ट्रांग है, मिल गए तो बात कर ली, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, क्लास में मिल गए तो हलो हाई कर ली, एड्सॉर्प्शन. और दो स्टूडेंट और है लेकिन उनमें बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है, तो क्या करेंगे? बातचीत ज्यादा करेंगे, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा रिलीज. क्लियर? तो इनमें लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसमें हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. थर्ड पॉइंट, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म. नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कैसे भी अपन समझेंगे. क्लियर? इसमें कोई नए प्रोडक्ट नहीं बने और इसमें नए प्रोडक्ट बन गए.
नए प्रोडक्ट उसमें बनेंगे और उसमें नए प्रोडक्ट बन गए। कैसे आप देखिए, एक ही एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। मान लो ये निकिल की सरफेस है, या प्लेट किसी की मान लीजिए ना, ये इसकी फ्री वैलेंस है। अब ये हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये निकिल की सरफेस पर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हुई है। अब ध्यान से सुनिए, H और H का बॉन्ड नहीं टूटा है, और जब बॉन्ड नहीं टूटा तो कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी हुई, फिजिकली एड्सॉर्ब है। क्या वो फिजिकली एड्सॉर्ब है, मींस नो न्यू प्रोडक्ट और फॉर्म। लेकिन अगर इन्हीं निकिल की सरफेस पर केमिकल रिएक्शन होगी तो कैसे होगा, आप देखिए। आपके समझ में, या ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया है और इन्होंने निकिल की सरफेस से क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। यहाँ तो ये वीक फोर्स है और ये इन्होंने निकिल की सरफेस से स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना लिया, ये बन गया निकिल हाइड्राइड। यहाँ पे तो क्या हुआ, हाइड्रोजन इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पे नए प्रोडक्ट बन गए हैं। अब निकिल ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, लेकिन H और H के बीच में बॉन्ड टूट गया, means this is a chemical absorption, this is a physical absorption. No new product formed, new product are formed in chemical absorption. Clear? 3 पॉइंट आपके क्लियर। चौथा पॉइंट, physical absorption can be reversed. Physical absorption can be reversed. Reversed का मतलब क्या हुआ, क्योंकि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट में बहुत ही वीक फोर्सेस है और कोई नया बॉन्ड नहीं बना है, कोई नया केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ है, तो नाउ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट कैन बी सेपरेटेड आइदर बाय एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। मान लो मैंने फर्श की सरफेस पे पानी गिरा दिया, फर्श की सरफेस पे पानी गिरा दिया, अब धूप आई, तो धूप क्या आई, तो पानी के पार्टिकल क्या हो गए, फर्श की सरफेस से बाहर निकल गए। तो मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट कैन बी सेपरेटेड either by applying the temperature or by decreasing the pressure. प्रेशर कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये अपन आगे करेंगे, बट केमिकल एड्सॉर्प्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मान लो मैंने फर्श की सरफेस पर कोई केमिकल डाल दिया, HCl एस्टर, वो केमिकल रिएक्शन हो गई। अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, जो फर्श की सरफेस जहां खराब हो गई है या जो बॉन्ड बन गए या जो रिएक्शन हो रही है उसको रिवर्स नहीं कर सकता। मींस फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो क्या हो गया, रिवर्स्ड। केमिकल एड्सॉर्प्शन को अपन रिवर्स नहीं कर सकते, केमिकल एड्सॉर्प्शन को अपन रिवर्स नहीं कर सकते। पांचवा, इसका मीनिंग सुनिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक, केमिकल एड्सॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक। इसका मीनिंग हुआ, मान लो एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ट्रेसेस में और सारी गैसेस है। कोई मेटल की सरफेस एक्सपोज्ड है एयर, तो ऑल दीज गैसेस विल बी एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑल दीज गैसेस विल बी एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब नॉन स्पेसिफिक हुआ, लेकिन हाईली स्पेसिफिक होता है केमिकल एब्सॉर्प्शन। मतलब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट में अगर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी है, तो ही रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? जैसे एयर को मैंने मेटल की सरफेस एक्सपोज कर दिया, अब मेटल की सरफेस पर ऑक्सीजन भी एब्सॉर्ब होगी, नाइट्रोजन भी होगी, उसमें अगर कोई पॉल्यूटेड एयर तो सल्फर डाइऑक्साइड भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। लेकिन केमिकल एब्सॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक है। अगर मान लो मैंने फर्स्ट पे पानी डाला है, रिएक्शन नहीं हुई, फर्स्ट पे मैंने इंक डाल दिया, रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट पे मैंने कोई एसिड डाला है तो ही रिएक्शन हुई, हाईली स्पेसिफिक। When there is a tendency of bond formation between adsorbent and adsorbate, means it is highly specific. Physical adsorption को अभी मैंने पढ़ा, आपको रिवर्स कर सकते हैं। और अगर एड्सॉर्बेंट की सरफेस से एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए तो उसको कहते हैं डीसॉर्प्शन, मतलब रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट आइदर बाय टेम्परेचर
और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? नॉन स्पेसिफिक। केमिकल एब्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक। क्लियर? अब अपन कहते हैं, अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब ध्यान से देखिए इसका मीनिंग क्या होगा। ये मेटल की सरफेस, कोई गैस एडसॉर्ब, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ये गैस एडसॉर्ब, ये गैस एडसॉर्ब। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, ये लेयर है और इसमें वीक वंडर वाल फोर्स, इधर भी वीक वंडर वाल फोर्स इन दोनों लेयर के बीच में, इन दो लेयर के बीच में भी वीक वंडर वाल फोर्सेस है। अब ये कंफ्यूजन है, यहाँ अपन कह रहे हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन में यूनिलेयर। अब मेटल की सरफेस पर कोई एयर आ गया या कोई ऐसी गैस का पार्टिकल आ गया जिस मेटल से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या मेटल की सरफेस पर एयर के उसके एक ही तरह के एक ही लेयर है? नहीं, इधर और भी लेयर है। अब आप ध्यान सुनिएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहां पर तो हो रही है केमिकल रिएक्शन, और ये जो बाकी लेयर है फिजिकली एब्जॉर्ब है। अभी आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अब ध्यान सुनिए, ये लेयर जो सरफेस के डायरेक्ट टच में है तो केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो लेयर ऊपर वाली है उनमें आपस में फिजिकल एब्जॉर्प्शन। इस लेयर और इस लेयर में फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इस लेयर और इस लेयर में फिजिकल एब्जॉर्प्शन। मींस केमिकल एब्जॉर्प्शन में यूनिलेयर का मीनिंग आप क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूजन मत करिए। यूनिलेयर का मतलब जो डायरेक्ट टच में है वही केमिकल रिएक्शन कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑन लेयर नहीं बनी, ऑन लेयर बनी लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं बढ़ रही, इसलिए अपन ने यूनिलेयर किसके रेस्पेक्ट में बोला है? केमिकल। और जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या है? फिजिकली एब्जॉर्ब्ड है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में हालांकि मल्टी लेयर बन रही है, लेकिन जो डायरेक्ट टच में वही केमिकल रिएक्शन कर रही है, इसलिए अपन उसके लिए क्या कह रहे हैं? यूनिलेयर। जो ऊपर वाली लेयर है वो आपस में क्या है? फिजिकली एब्जॉर्ब्ड है, वो फिजिकली एब्जॉर्ब्ड है। क्लियर? तो मल्टी लेयर, यूनिलेयर। क्लियर? अब देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। अब ध्यान सुनिए, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बहुत इजी बात है। एक मेटल की, एक सॉलिड की सरफेस पे गैस एब्जॉर्ब, इसको और इजी एग्जांपल समझिए। अपने मान लो कोई गर्मी पड़ रही है, तो अपने कुछ पॉल्यूटेड पार्टिकल या कुछ पॉल्यूटेड चीजें अपने कपड़ों के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, अपन उसको धूप में रखते हैं। कहते हैं ना बहुत यार गंदा हो गया, बहुत उनको धूप में रख दो, या कोई वायरस भी होता है तो अपन कहते हैं 2-3 घंटे इनको धूप में रखो। रीजन, अब अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्सेस वीक होने लगे, और जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो सॉलिड की सरफेस से, एड्सॉर्बेंट की सरफेस से एस्केप आउट हो गए। मींस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस और डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और वाइस वर्सा। अगर मेटल की कोल्ड सरफेस है, बहुत ही ठंडी सरफेस है, तो उसका एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। कौन, मैंने आपको क्या बताया था, गर्मियों में बहुत ज्यादा कोई पॉल्यूटेड चीज होती है तो अपन क्या कहते हैं? धूप में रख दो। सेम रीजन, अपने कोई तौलिए में किसी में बदबू आ रही है तो अपन क्या कहते हैं? धूप में रख दो या धूप में सुखा दो। सेम रीजन। अब अधिकतर बुक्स में ये लिखा हुआ है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बोर्ड के लिए अपन ये आंसर लिख सकते हैं, आप बोर्ड के लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप ध्यान सुनिए। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो शुरू में केमिकल एब्जॉर्प्शन अधिकतर केसेस में, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, ठीक है, लेकिन अपन जनरल अधिकतर केसेस में कह रहे हैं कि केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस इनिशियली, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब अपन टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो केमिकल एब्जॉर्प्शन फिर कम होने लग जाता है। लेकिन जनरली अपन कहते हैं इंक्रीजेस इनिशियली, इसलिए मैंने खाली आपको ये नहीं लिखा है, आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा इंक्रीजेस। मैंने ये नहीं कहा वो गलत आंसर है, वो इनकम्प्लीट आंसर है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस इनिशियली, रीचेस ऑप्टिमम लिमिट, एंड अगर टेम्परेचर इज कंटिन्यू टू इंक्रीज देन केमिकल एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज। क्लियर? लेकिन अपन बोर्ड के हिसाब से लिख सकते हैं इंक्रीजेस इनिशियली। आ गया? तो केमिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर इनिशियली तो इंक्रीज होगा, ऑप्टिमम लिमिट में पहुंचेगा। ऑप्टिमम मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर इट विल बी डिक्रीज। ठीक है? तो टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है? अब अपन बात कर रहे हैं
एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन, टू इनिशिएट अ रिएक्शन। अब कई बार अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शन में अपन ने गर्म ही नहीं किया फिर एनर्जी कहां से मिली, केमिकल रिएक्शन में अपन ने गर्म ही नहीं किया फिर एनर्जी कहां से मिली, वो भी अपन इसी में पढ़ेंगे। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक है, कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। फर्स्ट पे मैंने पानी डाल दिया, फर्स्ट पे मैंने इंक डाल दी, फर्स्ट पे मैंने तेल डाल दिया, फिजिकली एब्जॉर्ब, नो एनर्जी इज प्रोवाइडेड। केमिकल एब्जॉर्प्शन में कई बार रिएक्शन नहीं होती तो अपन को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, थोड़ी सी देनी पड़ती है एक्टिवेशन एनर्जी। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है सर बहुत सारी रिएक्शन में तो अपन एनर्जी देते ही नहीं है, फिर रिएक्शन अपने आप कैसे होगी। अब एक्चुअल में क्या हुआ, जब केमिकल एब्जॉर्प्शन में, अब ध्यान सुनिएगा, जब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट ने फोर्स जो बनाया स्ट्रॉन्ग बनाया, कैसा बनाया, स्ट्रॉन्ग, तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, कम हुई ज्यादा, केमिकल एब्जॉर्प्शन में फिजिकल के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। दैट एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्क एज एक्टिवेशन एनर्जी, और दैट एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज सफिशिएंट टू इनिशिएट और स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में तो अपन को केमिकल एब्जॉर्प्शन में तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं। केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर, आगे सबके समझ में। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, केमिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक है। क्लियर, surface area of adsorbent increases, ये भी इंक्रीज होगा, क्यों। अब आप वही कोई एग्जांपल, एक मेटल की सरफेस है, अब मेटल की सरफेस अपन ने अज्यूम कर लिया पूरी क्लीन सरफेस है, सरफेस एरिया एड्सॉर्प्शन के लिए ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो एड्सॉर्बेट के पार्टिकल ज्यादा एड्सॉर्ब होंगे। क्लियर, मींस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दूसरा एग्जांपल, मेटल की सरफेस पे ऑलरेडी कुछ गैस के पार्टिकल स्टिक है, तो जो फ्री स्पेस अवेलेबल है, मेटल की जो फ्री वैलेंसी अवेलेबल है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, कम, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, कम। सेम केस केमिकल एड्सॉर्प्शन में इतनी सी जगह अवेलेबल है, कम होगा, ज्यादा जगह अवेलेबल है, ज्यादा होगा। क्लियर, मींस फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन बोथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अ पॉइंट टू बी नोटेड, यहां मैंने डिफरेंस में कहा एक्चुअल में, लेकिन ये एक सिमिलरिटीज है। 2016 या 17 एग्जैक्ट वो ध्यान में, 2016 या 17 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। बच्चे अटेंड करें, चले यार अपन ने तो क्लास में डिफरेंस पढ़ा है और यहां तो सिमिलरिटी आ गई। दिस इज द सिमिलरिटीज। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, सेम इज द केस विद केमिकल एब्जॉर्प्शन। और कोई फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में सिमिलरिटीज। नंबर 2, डेफिनेशन इज इन, दोनों में सिमिलरिटीज है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन एज केमिकल एब्जॉर्प्शन बोथ आर सरफेस फिनोमेना। फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन बोथ आर सरफेस फिनोमेना। पहली सिमिलरिटीज, दूसरी सिमिलरिटी, तीसरी और, फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन बोथ आर हेल्ड बाय सम फोर्सेस। अब मैंने फोर्सेस की टाइप नहीं बोली इसलिए सिमिलरिटीज हो गई। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में भी कुछ फोर्सेस हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन में भी कुछ फोर्सेस हैं। तो फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन आर बोथ हेल्ड बाय सम फोर्सेस। अगर मैं कहता हूं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वीक वंडरवल फोर्स है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स है, तो वो डिफरेंस हो गया। लेकिन मैंने तो वो वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कहा बोथ फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन आर हेल्ड बाय सम फोर्सेस। तीन सिमिलरिटी हो गई, बोथ सरफेस फिनोमेना, बोथ हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्लियर, और तीसरी सिमिलरिटी, बोथ फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट आर हेल्ड बाय सम फोर्सेस। बिना फोर्सेस के एब्जॉर्प्शन हो गई। क्लियर, अब यहां फिर एक एग्जांपल देखिए। अब ये अपने बोर्ड में तो नहीं है लेकिन नीट जेईई में काम आएगा। मैंने आयरन की सरफेस पे नाइट्रोजन को एडसॉर्ब किया 83 केल्विन पे, मतलब डिग्री सेल्सियस में तो बहुत ही कम टेम्परेचर हो गया, डिग्री सेल्सियस में तो बहुत ही कम टेम्परेचर हो गया 83 केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव में हो गया। क्लियर, लगभग 190 डिग्री माइनस का। मैंने आयरन की सरफेस को एडसॉर्ब, आयरन की सरफेस पे नाइट्रोजन को एडसॉर्ब किया 83 केल्विन पे, फिजिकल एडसॉर्प्शन। अब ये आपको टेम्परेचर नीट और जेईई के लिए ध्यान रखना है,
फिजिकल एड्सॉर्प्शन, रूम टेम्परेचर पे पॉइंट टू बी नोटेड, नो एड्सॉर्प्शन, नाइदर फिजिकल नॉर केमिकल, बट अराउंड 873 के केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब देखिए एक ही एग्जाम्पल में टेम्परेचर की डिपेंडेंस आ रही है। 83 केल्विन पे नो एड्सॉर्प्शन, रूम टेम्प 83 केल्विन पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन, रूम टेम्परेचर नो एड्सॉर्प्शन, नाइदर फिजिकल नॉर केमिकल, एंड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिर एक इंटरेस्टिंग केस, एक मेटल की सरफेस है, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, सेम एनवायरमेंट है, एयर में एक्सपोज कर दिया, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेड है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब कौन सी गैस एड्सॉर्ब होगी? पहला क्वेश्चन है कौन सी गैस एड्सॉर्ब होगी? आंसर है सारी गैसेस एड्सॉर्ब होगी। क्यों? फिजिकल एड्सॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगी या सारी गैस सेम अमाउंट में एड्सॉर्ब होगी? अलग अलग गैसेस अलग अलग अमाउंट में एड्सॉर्ब होंगी। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, और ये तो अपन बोर्ड में इतना लिख सकते हैं नेचर ऑफ गैस, लेकिन पॉइंट क्या है, जिस गैस में क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, अभी समझाता हूं आपको क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उस गैस का लिक्विफेक्शन जल्दी होगा, उस गैस की एड्सॉर्प्शन भी फास्ट होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा। मींस द गैसेस विच हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर will be liquefied easily or they will be absorbed more. What is critical temperature? For example, critical temperature का मतलब है it is that temperature. It is that temperature above which a gas cannot be converted into liquid even if the pressure is very high. जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा है उसका एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विफेक्शन ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन। अब आप ध्यान रखिए, जो जो चीज आपको नहीं लगती है, आपको समझ में नहीं आती है, दोबारा बाद में जब क्लास होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लियर? अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में आप ध्यान सुनिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक ही गैस है, एक ही सॉलिड की सरफेस है, एक ही प्रेशर चेंज नहीं किया, लेकिन अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो उसी गैस का फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी हो सकता है, नो एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। क्लियर? तो मींस सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट इंक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। क्लियर? फिजिकल एड्सॉर्प्शन को अपन रिवर्स कर सकते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। अब ध्यान सुनिए, नेक्स्ट प्रेशर। अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो गैस मेटल की सरफेस पे ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। क्लियर? मान लो मैंने 1 atm प्रेशर पे एक मेटल की सरफेस एक्सपोज कर दी एयर को, एक बार 2 atm पे करी, एक बार 3 atm पे, तो 3 atm पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्लियर? आ गया? मींस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। लेकिन जब अपन केमिकल एड्सॉर्प्शन में बात करें तो प्रेशर की जगह अपन कंसंट्रेशन की टर्म यूज करेंगे। किसकी? कंसंट्रेशन की। वो आगे आएगा, अपने अपन आइसोथर्म पढ़ेंगे, फ्रेंडली आइसोथर्म और लेग्यूमिनार आइसोथर्म। क्लियर? तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्लियर? अब यहाँ अपन क्लास को एंड कर रहे हैं, उससे पहले नटशेल में 5 मिनट में अपन ने जो जो टॉपिक पढ़े हैं उनको अपन रिवाइज कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री में अपन कौन से फिनोमिना पढ़ते हैं? ओनली दोज फिनोमिना विच अकर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, नॉट फॉर गैसेस, बिकॉज गैस में कोई डिस्टिंक्ट सरफेस नहीं है, गैसेस आर हाईली विजिबल। क्लियर? फिर सरफेस फिनोमिना बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े अपन, ठीक है? और सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस फिनोमिना के में और 1-2 एग्जांपल और है, वो डिटेल में अपन अगली क्लास में डिटेल डिस्कस करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में अपन सरफेस फिनोमिना में बहुत सारी चीजें, लेकिन अपन मेनली पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में और कैटालिसिस के बारे में। आज अपन ने पढ़ा एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना
where there is an accumulation and retention of molecular species on the surface rather than bulk. बल्क का मतलब अंदर की तरफ नहीं है, सरफेस पे उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। बल्क में या तो नेग्लिजिबल है या बहुत ही कम है। Whereas एब्जॉर्प्शन क्या है? बल्क फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो है सब जगह फैली हुई है, सरफेस पे नेग्लिजिबल है और सब जगह फैली हुई है यूनिफॉर्मली। और अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ हो रहे हैं तो दिस टर्म इज नोन एज सॉर्प्शन। दिस टर्म इज नोन एज सॉर्प्शन। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कौन से फोर्सेस हैं? वीक वंडर वाल फोर्सेस। केमिकल में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। एनर्जी फिजिकल एडजॉर्प्शन में कम रिलीज हुई है, केमिकल में ज्यादा हुई है। फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक है, केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई नए बॉन्ड नहीं बन रहा है, नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, केमिकल में ऐसा हो रहा है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट को सेपरेट किया जा सकता है, नोन एज डीसॉर्प्शन, नोन एज डीसॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में पॉसिबल नहीं है। अगर अपन पॉसिबल करेंगे तो अभी प्रोडक्ट जरूर बनेंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन में लो टेम्परेचर फेवर्स है, केमिकल एडजॉर्प्शन में हाई, लेकिन वो हाई नहीं हो, डिटेल अपन पढ़ चुके हैं कैसे इफेक्ट पड़ता है केमिकल। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई सिग्निफिकेंट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, केमिकल एडजॉर्प्शन में चाहिए। क्लियर? फिजिकल एडजॉर्प्शन में प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ता है, केमिकल एडजॉर्प्शन में अपन कंसंट्रेशन ज्यादा इफेक्ट करेगा। क्लियर? आगे अब यह इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन उसमें एक है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। या अपन को डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं करना है, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन मींस इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of a gas is adsorbed on the surface of a solid or a metal is known as enthalpy of adsorption. Now I am repeating the definition once again. ठीक है? Enthalpy of adsorption means energy or enthalpy released when 1 mole of a gas is adsorbed on the surface of a solid adsorbent or metal known as enthalpy of adsorption. इसीलिए देख लिया अपन ने वैल्यू रखते हैं किलो जूल पर मोल में। फिजिकल एडजॉर्प्शन में अपन कहते हैं एनर्जी रिलीज हुई 20 to 40 किलो जूल पर मोल। केमिकल एडजॉर्प्शन में रिलीज हुई 80 to 40 किलो जूल पर मोल। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में अपन फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल। आज तो अपन ने कॉमन डे टू डे लाइफ में हमने पढ़ा, कुछ केमिकल और फिजिकल एडजॉर्प्शन के स्पेसिफिक एग्जांपल पढ़ेंगे और गिब्स एनर्जी या थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के बेस पे अपन एडजॉर्प्शन की स्टडी करेंगे। ठीक है? थैंक्स स्टूडेंट।